आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बी एच डी एस 183 जो कि एक हिंदी का अनुवादिक व्यवस्थाओं का स्वरूप का एक कोड है, जो हमारा सेकंड ईयर कोड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसका हमने प्रीवियस सेशन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके पर्टिकुलर अपने सेशन को अटेंड करके अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो आज के सेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी कि ये हमारा आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो उसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे दो आपकी चीज़ बता रहा है, दो शब्द बता रहा है, एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। देखिए, आज के टाइम पे वैज्ञानिकी व्यवस्था देखने को मिलता है, और तकनीकी शब्दावली का मतलब होता है जो टेक्निकल, जो बोल सकते हो कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है कुछ तकनीकी रिसोर्सेज के रूप में। आपने देखा होगा कि बहुत बार बोला जाता है कि तकनीकी रिसोर्सेज क्या है, यानी कि बोल टेक्नोलॉजी रूप में देखा जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है, भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा जो है वैज्ञानिकी दृष्टिकोण की बात की जाए तो 1961 के दफ़ा देखने को मिला। उसके बाद से ही हमारा वैज्ञानिकी दृष्टिकोण जो से कि आपका कमीशन फॉर साइंटिफिक व्यवस्था के रूप में एंड टेक्नोलॉजी व्यवस्था के रूप में ये आपका इसकी स्थापना किया गया, जो कि पर्टिकुलर साइंटिफिक और कमीशन जो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा था, ताकि तकनीकी विकास किया जा सके, यानी कि बोल सकते हो टेक्निकल डेवलपमेंट किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने अपने शब्दावली में इस बात को जोड़ा। उसके बाद मार्गदर्शन के रूप में देखा जाए, यानी कि अगर वर्ड्स की टू वर्ड्स देखा जाए तो हमारे इन फ्यूचर की बात करें तो हमारा मार्गदर्शन, यानी कि बोल सकते हो कि हमारे एम पे जो हमारा पर्टिकुलर फोकस है, उस पॉइंट को देखा जाए तो एक ही चीज़ है कि हमारा वैज्ञानिक है ना, वो दृष्टिकोण जिस तरीके से वर्क कर रहा हो, वो प्रॉपर वे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में अंग्रेजी तथा देसी भाषाओं को बोलने का तो यूज़ कर रहा है, ताकि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक विकास सक्षम हो सके। अब जैसे कि आज मोदी जी हैं, मोदी जी अपना भाषण ज़्यादातर विश्व के किसी भी देश में के चले जाएं तो वो हिंदी में ही अपने भाषण को पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को प्रायोरिटी देते हैं। तो उनका एकमात्र मोरल क्या है, उनका भाषा से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने भाषा को प्रस्तुत करते हुए अपने देश का प्रस्ताव जो है, जो टेक्नोलॉजी के रूप में उन्होंने बैठक के रूप में वहाँ पे गए हैं, उसका विचार प्रकट करना ही उनका मात्र एक तर्क वितर्क रहता है। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में तकनीकी देख सकते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो संग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज भागदौड़ लगा है कि भाई सभी देश अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में सोच रहे हैं। इन सभी का जो है प्रॉपर वे में आज एक गाइडेंस मिल रहा है कि हर एक देश कुछ ना कुछ अपना सीक्रेटली तकनीकी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी के कारण जो है आज हमारे समाज में हमारे वनस्पति, ठीक है, हमारे बोल सकते हो कि पौधे, भूवैज्ञानिक और व्यवस्थाओं के रूप में जो है रोमन लिपि शब्द के रूप में देखा गया हो, कि जो इस तकनीकी में आपके पर्टिकुलर एक ही चीज़ मैटर करता है कि लोकप्रियता व्यवस्था में हमारे वैज्ञानिक शिल्पकारों का एकमात्र लक्ष्य था कि वैज्ञानिक डेवलपमेंट। अब ये वैज्ञानिक डेवलपमेंट करने के लिए आपको मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। सब हेडिंग्स जो है आपका प्रॉपर वे में बात करा जाए तो वैज्ञानिकी विकास, तकनीकी विकास, वैज्ञानिकी विकास और तकनीकी विकास दोनों में डिफरेंट है। वैज्ञानिक विकास का मतलब होता है विज्ञान के अनुसार विकास, और तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास। ठीक है, तो इस रूप में हमारा क्या है, देश के प्रगति तथा देश की उन्नति और व्यापारिक दृष्टिकोण, ये आपके सब हेडिंग्स हो जाएंगे। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पहचान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इस टॉपिक में जो है आपका पर्टिकुलर सब हेडिंग्स के रूप में जो देखा जाएगा।
अब इसी के कारण इसमें हम थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि लिंग के अनुसार भी है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वरूप अलग अलग देखने को मिला। स्त्रियों के लिए कुछ अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का वर्क देखने को मिलता है, पुरुषों के लिए कुछ अलग तरीके का टेक्नोलॉजी का वर्क देखने को मिलता है। क्लियर है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की तकनीकों का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण से आप क्या समझते हैं तथा इसके तकनीकों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हमारा इसमें अगर उत्तर की बात बोला जाए तो देखिए आमतौर पर हमारे विकास का एकमात्र या फिर निर्माण का एकमात्र एक ही पॉइंट होता है कि लोग जो है तकनीकों से घिरे हुए हो, तकनीकों का स्वरूप अपना रखा हो। हमारा विकास या निर्माण तभी हो सकता है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा। अब आप लोग देख सकते हो कि जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये सब क्यों भाई अपना पर्टिकुलर डेवलप्ड है? बिकॉज इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि इसी बात को बोला जा रहा है कि हमारे आसपास के भाषा में, ये सरल भाषा में बोला जा रहा है कि भंडार में उपलब्ध प्राय जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं वो तकनीक के अनुसार अगर हम उन रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं तो उन रिसोर्सेज के कारण जो है हमारा पारिभाषिक शब्दावली का स्थिति देखने को मिल सकता है। अब पारिभाषिक शब्दावली का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पारिभाषिक यानी कि एक तौर तरीके के अनुसार जिसकी परिभाषा दी गई हो, और यहाँ पे निर्माण की बात बोल रहा है। ठीक है, तो शब्दों को ध्यान से समझिएगा। पारिभाषिक का मतलब होता है कि एक परिभाषा के अनुसार दिया गया विचार। ठीक है, और यहाँ पे निर्माण की बात बोल रहा है जो तकनीकों के अनुसार निर्माण हो रहा है। तो आज हमारे समाज में एक ही चीज़ मैटर कर रहा है कि वो हमारी जो व्यवस्था है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो भाषा या तकनीकों का उपयोग कर रहा है, अपने पर्यावरण व्यवस्था का उपयोग करके अपना डे बाय डे कुछ ना कुछ विकास करने में लगा हुआ है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो पूर्ण रूप से एक ही चीज़ पे है कि वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएगा, तो वो निर्माण के कारण बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि भारत में भी आज बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी दिन डे बाय डे है इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके कारण क्या है, भारत का भी एक अलग पहचान बन चुका। भारत भी एक बोल सकते हो कि डिजिटल भारत के रूप में जाना जाने लगा। तो ये क्या है, हमारे भारत का तो निर्माण ही तो है ना। बेसिकली बात बोला जाए हमारे भारत का एक अस्तित्व रूप में निर्माण ही है। तो इसी में हमारा 3 पॉइंट आ जाता है, अंगीकरण यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एडोप्शन। ठीक से, अब इसमें क्या है कि अंगीकरण का मतलब ये होता है कि वह विकसित प्रक्रिया जो ज्यों का तो एक सिस्टम तरीके से चल रहा हो, कि जैसे हम लाइट कतार में चल रहा हो। जैसे आपने चींटियों को देखा होगा, चींटियाँ किस तरीके से एक कतार में चलती हुई नजर आती हैं, बस जो चल रही है बस वो चल रही हैं। आपको मैं बता दूं तो उन चींटियों का एक चलने का कारण क्या है, जो चींटियों का आगे चलने वाला बोल सकते हो रानी होती है ना, चींटियों में एक ऐसा लार्वा पाया जाता है जो पर्टिकुलर उन्हीं लार्वा को वो छोड़ते हुए जाती है, और वो छोड़ते हुए जाती है तो उन चींटियों के लिए रास्ता बनाते हुए जाती है, और वो उन्हीं रास्ते का स्मेल करते हुए, लार्वे का स्मेल करते हुए वो अपने उसी रास्ते पे चली जाती है। इसीलिए कोई भी अगर चींटी अपने लार्वा को इधर उधर फैला दे तो दूसरी चींटियां रास्ता भटक जाती हैं। ठीक है, तो वही ये बात बोल रहा है अंगीकरण। अंगीकरण का मतलब होता है कि हमारा एक ही चीज़ होगा कि हमारा बात बोला जाए एक ऐसे शब्दों में या फिर एक ऐसे व्यवस्था में जो हमारा जटिल हो और पूर्ण रूप से ये फिक्स हो कि हमारा विकास इस चीज़ पे किया जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका दुबई है, दुबई का अंगीकरण क्या है? दुबई का अंगीकरण क्या है? पेट्रोलियम है, पर्यटन है, क्योंकि उसका विकास उसी चीज़ पर निर्भर है। इसी चीज़ को हम अंगीकरण बोलते हैं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट सब हेडिंग का, तो हमारा अनुकूलन है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन जो है बात की जा रहा है। तो देखो अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है कि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो, अनुकूल नहीं हो यानी कि तुम मेरे बराबर या फिर तुम मेरे अनुसार नहीं हो। अनुकूलन का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत जो है परिवर्तनशील हो जाना। मान लीजिए कि आप लोग देख सकते हो कि मौसम कई बार हो जाता है कि करवट ले लेता है कि भाई इस एरिया में मौसम कुछ अलग है, उस एरिया में मौसम कुछ अलग है। तो चेंजेस होने के कारण क्या है, वो आपका अनुकूल नहीं है, यानी कि सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो उसी को अनुकूलन बोलते हैं। और ये हमारा कब होता है भाई, जब किसी भी देश की अगर मैं बात बोलूँ, किसी भी देश की अगर मैं बात बोलूँ, तो देखो हर एक देश का अपना एक विकास है, अपना विकास करने का तौर तरीका है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि भाई आपका रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, तो भाई इनका जो है एक पर्टिकुलर अपने तौर तरीके से क्या है, विकास करने का नज़रिया है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, तो इस स्थिति में इनका जो है विकास की स्थिति ज़्यादा पाई जाएगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं बात बोलूँ तो भारत के क्षेत्रों में तो भाई टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी है, शिक्षा व्यवस्था आज भी कहीं ना कहीं भारत में थोड़ा उसका कमी देखने को मिलता है। भाई पूर्ण रूप से आर्थिक रूप में जो है पैसे की थोड़ी कमी है, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। तो इसीलिए अनुकूलन वही होता है कि जब हम थोड़ा बहुत अपने आप में परिवर्तन करते हुए अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करने में सक्षम हो सके। ठीक है, और इस बात को बोलने वाला जो व्यक्ति था वो आपका वोल्ट के अनुसार ये तात्पर्य रखा गया था कि अनुकूलन का मतलब ही होता है कि जब हम निर्माण करते हैं उस परिवर्तनशील व्यवस्था में जो स्थितियां हैं दोनों के अनुकूलन नहीं होने के कारण उसका तालमेल बनाने की प्रयास किया जाए, उसी को वोल्ट के द्वारा परिभाषित किया गया था। वोल्ट यानी कि व ओ की मात्रा और ल ट वोल्ट। ठीक है, अब इसमें हम लास्ट सब हेडिंग देख लेते हैं, नवनिर्माण। नवनिर्माण यानी कि देखो एक होता है निर्माण, एक होता है नवनिर्माण यानी कि दोबारा से किया हुआ निर्माण। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम घर बना लेते हैं, तो घर कई बार देखा जाता है कि हमारा मन नहीं करता, अरे अच्छा यार इस तरीके का इस तरीके का डेकोरेशन किया जाए, इस तरीके का हमारा वगैरह, तो हम कई बार अपने घर को थोड़ा बहुत तुड़वा फुड़वा के ना दोबारा उसका निर्माण करवाते हैं, उसी को हम नवनिर्माण कहते हैं। तो ये कब होता है, उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे भारत में भी नवनिर्माण हुआ जब हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से अंग्रेजी सभ्यता के ऊपर जो है आश्रित था, अंग्रेजी सभ्यता हमारे ऊपर लूट रहा था। तो उस स्थिति में हमारे भारत ने उल्लंघन करते हुए हमारे भारत का एक बोल सकते हो कि एक नया निर्माण किया जो कि संवैधानिक अनुसार चल रहा था, जो लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार चल रहा था, जहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थिति देखी जाती हो, लिबर्टी की स्थिति देखी जाती हो, जहाँ पे लोगों को राइट्स प्रदान किए गए हो, वो हमारा नवनिर्माण की स्थिति कहलाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है, क्या सृजनात्मक साहित्य में अनुवाद संभव है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, और ये पूछ भी देता है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद संभव है, अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो देखिए सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन करना, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया जाए तो जैसे कि हमारे बोल सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी की सृजन उनकी माता श्री ने यानी कि पार्वती माँ ने किया था, यानी कि उनको बनाया था, उनको बोल सकते हो कि उनकी प्रक्रिया का बोल सकते हैं कि आकृति बना के ही गणेश जी की या फिर बोल सकते हैं कि उत्पत्ति की थी। तो सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन करना यानी कि बनाना या फिर तैयार करना। तो उस तरीके से देखिए अनुवाद में भी वही प्रोसेस आता है कि क्या सृजनात्मक साहित्य में अनुवाद संभव है, बिल्कुल संभव है, यानी कि हम इसमें एग्री करते हुए अपने आंसर को देंगे कि लेकिन इस कार्य को करना ना बोल सकते हो कि बहुत कठिन है, यानी कि सरल नहीं है, यानी कि ये कार्य करना सरल नहीं है। करना तो पॉसिबिलिटी है लेकिन करना सरल नहीं है, कठिन है। क्यों? क्योंकि देखो सृजन का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ की किसी रचना की व्यवस्था हम रचना कर चुके हैं और उसमें हम परिवर्तन करते हैं तो वो हमारा सृजन कहलाता है। लेकिन अनुवाद क्या होता है, अनुवाद स्टार्टिंग का ही प्रोसेस होता है, यानी कि जब स्टार्ट हो रहा है उसी को हम अनुवाद कहते हैं। इस जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं तो सृजनात्मक साहित्य में बहुत सी चुनौतियाँ आ जाती हैं, यानी कि चैलेंजेस आ जाते हैं।
क्योंकि देखो सृजनात्मक साहित्य सभी के तर्क वितर्क, सभी लोगों के, समाज के सभी भावनाओं को रखा जाता है, जाति पात सभी को ध्यान में रखते हुए ही हम साहित्य कला की रचना करते हैं। ये नहीं कि हम अपने अनुसार साहित्य कला की रचना कर सकें, ऐसा नहीं होता। तो इसी कारण से हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जो सृजनात्मक साहित्य है उसमें अनुवाद संभव है लेकिन ना के बराबर कठिन है। ठीक है, जो कि अगर मैं बात बोलूँ तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो अनुवाद विज्ञान का एक स्वरूप है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अनुवाद क्या है, एक विज्ञान का प्रतीक है या फिर एक बोल सकते हो कि सिस्टम है, जिसमें छोटी सी छोटी बातों को भी रखा जाता है, भाव, कल्पना, भावना, ठीक है, इत्यादि इन सभी की बातों को ध्यान में रखता है। लेकिन साहित्य जो है पर्टिकुलर सौंदर्यता पर वर्क करता है। सौंदर्यता जो साहित्य है ना वो किस पर वर्क करता है, सौंदर्यता पर। और सौंदर्यता क्या है, पर्टिकुलर ये नहीं कि जैसे स्त्री की सौंदर्यता वो खूबसूरत दिख रही है, ऐसा नहीं। सौंदर्यता का मतलब ये है कि जो साहित्य कला में रचना किया जा रहा है ना उससे लोग पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सके या फिर लोगों को कुछ नई दिशा दिखे, उस सौंदर्यता की बात कर रहा है। यहाँ तक तो हम इसमें अब पॉइंट्स बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद संभव है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो पॉइंट्स क्या बनेगा, हमारा पहला पॉइंट है साहित्यिक सौंदर्यता, जिसमें मैंने अभी आपको बताया साहित्यिक सौंदर्यता कि जब हम रचना करते हुए अपनी बातों के, अपने सृजनात्मक व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का किसी तरीके से जो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है कि उससे ज्ञान प्राप्त हो या फिर उसे नई दिशा की प्राप्ति हो। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पुनर्सृजन व्यवस्था। पुनर्सृजन व्यवस्था का मतलब होता है दोबारा से सृजन करना। तो साहित्यिक सृजनात्मक व्यवस्था में हम पुनर्सृजन व्यवस्था देख सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी रचना को, अब कला है फॉर एग्जांपल कोई भी रचना की गई है, वो रचना जैसे कि हमारे संविधान की रचना की गई थी ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसको पुनर्सृजन कर रहे हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, उसको दोबारा से थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस ला रहे हैं, उसी को हम पुनर्सृजन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा वास्तविक रूपरेखा। यानी कि वास्तविक रूपरेखा की बात की जाए तो सृजनात्मक साहित्य जो है ना वास्तविक रूपरेखा का एक आईना प्रतीत होता है। यानी कि जो जिस तरीके से हम आईना में अपना स्वरूप देखते हैं, जो वास्तविक स्वरूप होता है उसी को दिखाता है आईना। मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराते हुए चेहरा दिखाता है, गुस्सा होता है तो वो भी गुस्से वाला चेहरा दिखाता है। तो यानी कि प्रोसेस ऑफ मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि वास्तविक रूपरेखा का जो स्वरूप है वो सृजनात्मक साहित्य का एक बोल सकते हो जीता जागता उदाहरण है, जिसके अंतर्गत हम अपने भाव, अपने व्यवस्था और अपनी कृतियों का वर्णन देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए हमने प्रीवियस सेशन में अपने एक गद्य और पद्य व्यवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो देखिए हम उसी बेस पे एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है गद्य साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गद्य साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, हमारा ये है। तो गद्य साहित्य की बात की जाए तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में जो कि मैं बता ही चुका हूँ कि गद्य हमारा एक सरल व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम अपने भाव, अपने तात्पर्यता, अपनी व्यवस्था को चर्चित रूप में अपनाते हुए सरल शब्दों में अपने भाव को प्रकट किया जाता है एक लेखक के द्वारा, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, लोगों को आसानी से समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। उसी व्यवस्था को हम गद्य स्वरूप बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता पहला क्या है, सब हेडिंग लिखिएगा। कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब यह है कि गद्य साहित्य जो है, इसकी जो रचना है ना, उस साहित्य में मानव के समाज में एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि मनुष्य को कथा सुनना प्राचीन काल से ही बहुत प्रिय माना जाता है। यानी कि मनुष्य जो है कथा के रूप में रुचि रखता है, रुचि यानी कि बोल सकते हो पसंदीदा स्वरूप रखता है कि
मतलब बुजुर्ग लोगों के द्वारा, नानी के द्वारा, दादी के द्वारा, यानी कि जो बुजुर्ग स्त्रियां थी वो अपने बच्चों को कथा सुना के बच्चों को सुलाया करती थी। ठीक है, तो कथा वस्तु की स्वरूप की तरह ही गद्य हमारा देखने को मिलता है, गद्य साहित्य। ठीक है, अब उसके बाद भाषा, हमारा अगला सब हेडिंग है भाषा। साहित्य व्यवस्था में जो सृजनात्मक किया जाता है, यानी कि जो रचना की जाती है, सबसे बड़ी भाषा मैटर करता है। यानी कि भाषा जो है, कौन सी भाषा में लिखी जा रही है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी के कारण जो हमारी स्थितियां हैं, जो हमारे व्यवस्था हैं, वो हमारे भाषा तीनों व्यवस्था के रूप में, जैसे अभिधा, लक्षणता और व्यंजना, ये आपका तीन स्वरूप के रूप में जो है हमारा भाषा की कसौटी बनता है, या फिर भाषा हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब देखिए, जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं वो मैटर होना चाहिए, यानी कि जो हम भाषा साहित्य में रीयूज़ कर रहे हैं, लोग किस तरीके के उस क्षेत्र में रहते हैं, ये मैटर होना चाहिए। तभी हमारा उस रचना का लोगों के रूप में जो है फायदे के रूप में देखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला सब हेडिंग है सामाजिक सांस्कृतिक बुनावट। ठीक है, यानी कि जो गद्य था ना, वो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का रूपरेखा लेके चलता था। क्यों? क्योंकि गद्य में जो रचना करने वाले लेखक थे वो समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था की रचना किया करते थे। ठीक है, जिसके कारण समाज में जो संस्कृति थी, जो समाज की व्यवस्था थी, अब उसके बारे में तो लोग जानते थे कि हाँ भाई, हमारे समाज में इस तरीके की अपनी स्थितियाँ की जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू अब मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रहती हैं, उस एरिया के बारे में मेरे को लिखना है। ठीक है, कि उस एरिया में इस तरीके की फेस्टिवल मनाया जाता है। अब उसी चीज़ को आप पढ़ोगे तो बेसिकली आप समझ जाओगे कि ये तो मेरे एरिया का है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप उस एरिया में रहते हो। तो इसी चीज़ को बताया जाता है गद्य साहित्य में कि जो सामाजिक सांस्कृतिक बुनावट थी, यानी कि बनावट, बुनावट का मतलब होता है बनावट, वो जिसमें हमारे समाज की संस्कृति के बारे में लिखा जाता था, जिसके कारण लोगों को आसानी से समझने में आसानी था, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि साहित्य कला की एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। तथा अब हमारा आ जाता है अगला सब हेडिंग है मुहावरे लोकोक्तियाँ का प्रयोग। पहले जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता ही दिया कि जो मुहावरे हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, लोकोक्तियाँ यानी कि लोगों के द्वारा, जैसे सोना दहाजे कोयले पे छापा। ठीक है, अलग अलग तरीके के जो है लोगों के द्वारा जो लोकोक्तियाँ यूज़ किए जाते हैं, मुहावरा आपका अलग हो जाता है। ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी, इस तरीके की जो है ये आपका मुहावरा है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हो दिन दुगनी रात चौगनी, यानी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करो, इस तरीके के जो ये मुहावरा है। तो ये मुहावरे जो है ना, हमारे गद्य साहित्य के रचना में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे गद्य साहित्य की जो रचना थी ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन मुहावरों पे का बल दिया जाता था, यानी कि और पावरफुल अपने बातों को रखने के लिए इन मुहावरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला सब हेडिंग है इसी का शैली। शैली जो है नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी आदि, इन सभियों का जो है हमारा गद्य में रचना किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता ही दिया था कि गद्य में नाटक होता है, कहानी होता है, उपन्यास होता है, संस्मरण होता है, जीवनी होता है किसी का। जीवनी का मतलब होता है कि किसी के जीवन के बारे में, यानी कि किसी का बायोडाटा, जिसे बायोपिक बोलते हैं या फिर बायोडाटा बोलते हैं। अब संस्मरण का मतलब होता है कि किसी के यादों में लिखा गया रचना या फिर किया गया रचना। ठीक है, अब संस्मरण देखो, जरूरी नहीं कि हम अपने प्रेमिका और प्रेमी के रूप में ही लिखें। संस्मरण का मतलब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी घटना को, किसी स्थिति को हम याद करते हुए की गई रचना को ही हम संस्मरण बोलते हैं। तो ये हमारा गद्य साहित्य का जो विशेषता था कंप्लीट होता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्य साहित्य की मुख्य विधाएं। यानी कि मुख्य विधाएं का मतलब होता है कि क्या उसकी विधि है, यानी कि क्या उसका तरीका है। जैसे कि मान लो कि हम बोलते हैं कि मुख्य विधाएं क्या है भाई, इस सब्जी को बनाने का मुख्य मतलब बोल सकते हो कि एक क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से हम उस सब्जी को बोल सकते हो, रेसिपी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए गद्य साहित्य जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसकी तुलना में, देखो गद्य साहित्य की तुलना में पद्य साहित्य की विधाएं जो है ना बेहद ही सीमित है, यानी कि बोल सकते हो कि बहुत कम है, और ये बहुत कठिन भी देखने को मिलता है। क्योंकि गद्य पद व्यवस्था की जो बोल सकते हैं उसकी
पदावली व्यवस्था देखने को मिलता है। पदावली का मतलब होता है कि उसमें आपका जो काव्य है, जो उसके बोल सकते हो कि व्यवस्थाएं हैं, जो रचनाएं हैं, वो आपको पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक व्यवस्था के रूप में समझना पड़ता था। उदाहरण के तौर पे हम बकायदा मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, इत्यादि जैसे कवियों का जो स्वरूप होता था, उनकी जो रचनाएं होती थी, वो ज़्यादातर अपने पद व्यवस्था के रूप में देखा करते थे, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं को हमें समझने के लिए व्याख्यात्मक व्यवस्था अपनाना पड़ता था, उसकी व्याख्या करनी पड़ती थी। ठीक है, अब इसके साथ काव्य नाटक में मुख्य विशिष्टता की बात की जाए तो इसमें आपका जो पद व्यवस्था की जो रचना है, इसमें काव्य में भेद होता है, जिसके अंतर्गत संवाद में छोटे तर्क वितर्क ही होते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ता था। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए, बहुत से वर्ड होते हैं, वो मतलब छोटे होते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर हो गया, ठीक है, श्वेताम्बर, ठीक है, ये जैसे हमारे एक वर्ड है, ठीक है, तो ये हमारा पीताम्बर, श्वेताम्बर, जैसे कि पीताम्बर किन्हें बोला जाता है, श्वेताम्बर किन्हें बोला जाता है, श्वेत वस्त्र हो जिनका, श्वेताम्बर यानी कि सरस्वती माँ को, ठीक है, पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र हो जो धारण करने वाली हो, वो आपका पीताम्बर का, ठीक है। तो इस तरीके का जो है शब्द एक ही है, लेकिन उसका सार जो है बहुत बड़ा है। तो उसी व्यवस्था का हमें पद में देखने को मिलता है कि पद में जो रचनाएं होती है, जो साहित्य व्यवस्था होता है, उसकी जो अगर मैं बात बोलूँ तो उसकी रूपरेखा सरल मतलब छोटी होती है, सीमित होती है, लेकिन उसकी रूपरेखा को जब एक्सप्लोर किया जाता था, जो वाक्य व्यवस्था में रचना किया जाता था, तो उसकी बहुत बड़ी शाखाएं में परिवर्तन हो जाता था। ठीक है, अब इसमें कविताओं की बात की जाए तो इसमें जो कविताएं लिखी जाती है पद व्यवस्था की, तो देखिए पहली बात तो ये कविताएं का नाम दिया जा रहा है, यानी कि कविताएं नहीं होती थी, कविताओं के बारे में बस थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो देखो, काव्य शास्त्र की बात की जाए तो अरस्तु के अनुसार, यानी कि अरस्तु एक विद्वान थे, उनके द्वारा अगर मैं बात बोलूँ तो इन्होंने बताया कि जो पद है उसकी कल्पना बोल सकते हो कि एक पुनर्सृजन व्यवस्था, यानी कि दोबारा से सृजन करने की स्थिति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो, जो रचना किया गया है, ठीक है, अब उस रचना के लिए लोगों को समझने के लिए दोबारा से उसका आंसर जो है, उसकी वाक्य व्यवस्था का जो है परिभाषा देना पड़ता था। तो वो क्या हो गया? पुनर, यानी कि दोबारा से उसका सृजन हो गया, यानी कि दोबारा से उसका निर्माण हो गया। अब जैसे कि मान लो पीताम्बर है, श्वेताम्बर है, ये क्या है? सृजन हो गया, इन दोनों शब्दों का सृजन हो गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों वर्ड की परिभाषा दूं वाक्य के रूप में, या फिर आपका बोल सकते हो कि इसके एक्सप्लेनेशन के रूप में, तो वो क्या होगा? पुनर्सृजन हो गया, यानी कि दोबारा से उसकी सृजन व्यवस्था हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसी में हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे हृदय वाहिनी व्यवस्था जो है अपनाई जाती है। हृदय वाहिनी व्यवस्था यानी कि जो पद होता है ना, वो हृदय की एक पर्टिकुलर कटुता व्यवस्था देखी जाती है, हृदय की एक भावनात्मक व्यवस्था के रूप में देखी जाती है। उदाहरण के तौर पे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, या फिर बोल सकते हो कबीर दास, या फिर ये जितने भी आपके कवि हुए, इन्होंने आपने इन कवियों के एक पर्टिकुलर मोरल टॉपिक देखना कि ये अपने दिल में जो है, यानी कि जो भावनाएं इनके दिलों में थी, जैसे कि अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, अपने ईश्वर के प्रति इन्होंने अपनी रचनाएं किया, तो वो क्या है? इनके दिलों की एक पर्टिकुलर एक फीलिंग्स जो है, अपने बोल सकते हो ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति, या फिर आराधना करते हुए इन्होंने, यानी कि आराधना का मतलब होता है कि स्मरण करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं में उनको एक स्थान दिया, उनको एक बोल सकते हो पवित्र व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया। तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पद व्यवस्था की जो स्थितियां हैं ना, वो एक पर्टिकुलर हमारे हृदय वाहिनी व्यवस्था को देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, प्रशासनिक पत्राचार के अनुवाद में याद रखने योग्य बातों का वर्णन करें। यानी कि जो प्रशासनिक पत्राचार का जो अनुवाद कर रहे हैं ना, उसका क्या मतलब, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए रचना करना है, यानी कि उसका लिखना है। तो पहली बात है कि जो प्रशासनिक पत्राचार है ना, वो प्रशासन के लिए लिखा जाता है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया, जो प्रशासन महोदय, जैसे कि कार्यकाल हो गया, राष्ट्रपति, आपके बोल सकते हो मुख्यालय व्यवस्था हो गया, केंद्र शासित व्यवस्था हो गया, तो उन स्थिति में हम पत्राचार लिखते हैं, तो उसी को हम प्रशासनिक पत्राचार बोलते हैं। तो पहली बात तो यह कि क्या रखना है हमें? प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट।
तो पहला देखो, प्रशासनिक पत्राचार का प्रत्येक जो प्रकार है ना उसका एक प्रारूप होता है, यानी कि एक फॉर्मेट होता है, एक लिखने का तरीका होता है कि भाई डेट कहाँ लिखाएगा, आपका सब्जेक्ट कहाँ लिखाएगा, किसको डेडिकेटेड हुए, लेफ्ट हैंड लिखाएगा, राइट हैंड से शुरू होगा, ये सभी तरीके का एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा लिखने का ढंग, जिसे हम बोल सकते हैं प्रारूप या फिर फॉर्मेट, यानी कि लिखने का एक तरीका। तो उसमें हमारा जो पर्टिकुलर लिखते हुए व्यवस्थाओं के रूप में जो है रूपरेखा, लाइंस को ध्यान में रखते हुए लिखने की प्रक्रिया को ही हम फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये हमारा पहला सब हेडिंग है। और उसके बाद हमारा सेकंड सब हेडिंग की बात की जाए तो प्रशासनिक भाषा की प्रक्रिया को समझ, यानी कि प्रशासनिक भाषा की प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। यानी कि प्रशासन को आप पत्र लिख रहे हो तो भाई आपकी जो भाषा है ना उसकी समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सरल शब्द लिखोगे, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हमें करना होता है जो हमारे प्रशासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो हमें पता चल सके कि पर्टिकुलर सामने वाला जो लेटर लिख रहा है या फिर पत्र लिख रहा है वो पर्टिकुलर प्रशासन महोदय को ही लिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब उसके बाद हमारा अगला है प्रशासनिक शब्दावली का संदर्भ, यानी कि जो हम शब्दों का स्थिति है ना, संदर्भ का मतलब होता है शब्दों की पकड़ का, उसका जो भाव है वो हमारे प्रशासनिक पत्राचार की स्थिति में होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम बहुत से क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हुए अपने रचनाओं में हम अपने भाव को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि शुक्रिया, जैसे हम बोलते हैं बहुत बार, कई बार बोलते हैं सामने वाला कुछ आपका हेल्प करता है तो हम उसे शुक्रिया शुक्रिया इस तरीके से बोलते हैं। तो शुक्रिया बेसिकली क्या है, आपका उर्दू का शब्द है। तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमें कभी कभी ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करना होता है जिससे हमारा जो भाव है ना और ज़्यादा भली भांति स्ट्रॉन्ग रूप में लोगों के सामने व्यक्त हो या फिर लोगों के सामने स्पष्ट रूप में आए। इसीलिए हमें शब्दों की पकड़ भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उसके संदर्भ भी अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ताकि हम प्रशासनिक पत्राचार लिखते समय इन सभी शब्दावली, इन सभी व्यवस्थित तरीके से हम अपनी रचना को पूर्ण कर सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक प्रयुक्तियाँ। प्रशासनिक प्रयुक्तियाँ का मतलब ये है कि जो हमने प्रयुक्त किया है, जैसे आपका बोल सकते हो कि आपका पर्टिकुलर नाम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका वाक्यांश हो गया, ठीक है, यानी कि जो जो आप पर्टिकुलर बातें लिखते हो, जैसे कि आप पर्टिकुलर किस बेसिस पे लिख रहे हो, किस फील्ड में लिख रहे हो, क्या आपका नाम है, इन सभी बातों का, इन सभी प्रयुक्तियों का ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला इसमें सब हेडिंग है वाक्य रचना में परिप्रेक्ष्य, यानी कि जब हम प्रशासनिक पत्राचार के जब वाक्यों में लिखे ना तो उसकी रचना में परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, यानी कि जो वाक्य हो बिल्कुल सटीकता पूर्वक हो, स्पष्टता पूर्वक उसमें आपके भाव छुपे हो। ये नहीं कि हाँ भाई पर्टिकुलर आपने जो लिखा लेकिन वाक्य के अनुसार कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या आप कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या अपने भाव रखना चाहते हैं। उपयुक्त अपने वाक्यों के रूप में जो स्मृतियां हैं, यानी कि जो आपकी पर्टिकुलर आपकी जो बात है, जो आपकी याद है कि हाँ हमें इस बेसिस पे लिखना है, तो वो स्पष्ट हो पूर्ण रूप से वाक्य के अनुसार। उस स्थिति में जो है आपका ये प्रशासनिक पत्राचार की जो व्यवस्था है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक पत्राचार की स्थिति को पूर्ण किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि पर्टिकुलर कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन भी कंप्लीट होता है इस कोड का।